जो मुख्यतः समस्या आती है 111 के बाद, जब आप 111 पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो 112, 113, 114, 115 और 114A, इसे याद रखने में जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि समझ में ही नहीं आता कि इसे आखिर याद कैसे रखें। और यहां से बनेगा भी सवाल, भी जरूर ही बनेगा, और अधिकतर बेयर बेस सवाल बनता है, और बेयर ही याद नहीं रहता। हमने जब एलएलबी की तो हमें तो ये समस्या खूब ही आई है, ये बेयर याद नहीं रह रहा और वही पूछा जाएगा, क्योंकि सीधे, क्योंकि हमने बार बार कहा कंपटीशन काय के लिए, आपको बाहर कर देने के लिए, आपको सेलेक्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वैकेंसी तो सिर्फ 100 ही है और फार्म पड़ रहे हैं। ठीक है, 20,000, हालांकि उन 20,000 में से 19 तो एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए फार्म डालना है, क्योंकि वो अगर नहीं डालेंगे तो एग्जाम कंडक्ट हो ही नहीं सकता। सिलेक्शन से तो उनका दूर दूर तक मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी 1,000 लोग, 2,000 लोग उसमें जरूर ऐसे होते हैं जिनसे आपका कंपटीशन होगा। बाकी 18,000 तो कुछ नहीं, वो तो सेल्फी लेने के लिए हरिद्वार जाते हुए, हरिद्वार से वापस आते हुए, सेंटर के बाहर छोले कुलचे खाते हुए, इसके लिए एग्जाम डालते हैं। तो वो तो ऑर्गेनाइजर हैं एग्जाम के, उनका तो सम्मान करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि वो नहीं होंगे तो एग्जाम हो ही नहीं सकता। कहां से सेंटर बनेगा तो उसका किराया ये दिया जाएगा, जो गार्डी करेंगे उनके पैसे कहां से आएंगे, तो उन व्यक्तियों का तो सम्मान होना चाहिए। तो लोक हित में बेचारे अपने पैसे फेंक कर क्या कर रहे हैं, एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, तो उनका तो सम्मान ये अपने मनों में रखिए और खुद संघर्ष करिए। पोस्ट 1,000 है, ये 100 है, एक अनार 100 बीमार, स्थिति यहां है। इसलिए एक नंबर पर भी संघर्ष करना है, और आपने देखा है एक एक नंबर से लोग बाहर हुए हैं, आप ही के साथ के लोग बाहर हुए एक एक नंबर से। इसलिए एक नंबर की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर कहीं पर एक नंबर भी मिलने वाला है तो भी उसे तैयार किया जाएगा। कारण यह कि तैयारी तो शांति काल में ही होगी, जब एग्जाम आ जाएगा तो होच पोच नहीं हो सकती। और अगर कोई आपसे यह कहता है, या आपने अपने दिमागों में कहीं रख रखा है कि कोई शॉर्टकट है कंपटीशन को क्रैक करने का, तो भूल जाइए, कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट से एग्जाम क्रैक करने के बारे में अगर कोई धारणा आपके मन में है तो उसको बिल्कुल निकाल फेंकिए, और छिछोर टाइप हरकतों से कि कोई ट्रिक लगाकर देर याद हो जाए, नहीं होगा। नहीं होगा कहने का अर्थ यह है कोई ट्रिक लगाकर बेर भले ही याद हो जाए, लेकिन जिस ढंग से सवाल पूछा जाएगा वो नहीं आने वाला है। और एक बार चीजों को समझ लिया जाए तो फिर कुछ भी कठिन नहीं रहता। जरा बेर की योजना पर ध्यान दीजिए। लेजिस्लेचर इस ढंग से सारी चीजों की ड्राफ्टिंग और प्रारूपण करती है कि उसको याद करना बहुत आसान होता है, बस वो ढंग ये पकड़ना पड़ता है। ठीक है, आप देखें 111 में उसने ये बताया कि आखिर पट्टा समाप्त कैसे कैसे होगा। शुरुआत के जो 5-6 ग्राउंड थे, ठीक है, वो बड़े व्यवहारिक ग्राउंड थे। ठीक है, और फिर उसने 3 ग्राउंड बताए जिन पर पट्टे का समापन ये हो जाएगा, क्योंकि वहां पट्टेदार दोष कर रहा है, और जो लास्ट ग्राउंड था वो सम्मति इस पर आधारित था। तो इसी क्रम में 111 में 111 के 5 ग्राउंड थे, 111 के 5 ग्राउंड थे। ठीक है, और फिर उसने 3 ग्राउंड बताए जिन पर पट्टे का समापन ये हो जाएगा, क्योंकि वहां पट्टेदार दोष कर रहा है और जो लास्ट ग्राउंड था वो सम्मति इस पर आधारित था। तो इसी क्रम में
जब आप 112, 113, 114 और 114 ए को याद करने की कोशिश करते हो, बस वो फट से याद हो जाता है। आप देखें 112 क्या कहता है? समर्पण, समर्पण का आदित्य जन्म। भाई सीधी बात है, आपने मेरे प्रति दोष किया तो हमें आपको क्षमा कर देने का हक यह है। यद्यपि जब आप अपराध करते हैं किसी व्यक्ति के विरुद्ध, तब सामान्य क्रम में उसे क्षमा कर देने का हक यह आपके पास नहीं होता, क्योंकि अपराध व्यक्ति के विरुद्ध यह तो है ही है, लेकिन अपराध नागरिक के विरुद्ध यह भी है, और अपराध नागरिक के द्वारा भी है। और व्यक्ति के रूप में आप अपने मां बाप के पुत्र और पुत्रियां ये होंगे, लेकिन नागरिक के रूप में आपकी जिम्मेदारी, आपके वेलबींग की जिम्मेदारी ये राज्य की है। इसलिए जिसे आपने नुकसान पहुंचाया वो भी राज्य का निकटस्थ व्यक्ति है, और आप भी राज्य के निकटस्थ व्यक्ति हो, इसलिए आपको दंड मिलना ही चाहिए। राज्य आपको दंड देकर आपको दोष मुक्त करता है। जब आप बिना लाजी में पनिशमेंट की थ्योरीज पढ़ते हो, दंड के सिद्धांत, तो वो ये बताते हैं कि राज्य आपको ठीक है दंड देकर क्या करता है? दोषहीन ये बनाता है। राजा दंड देकर आपसे बदला ये नहीं लेता। ठीक है, आप जेलों में जाएंगे, वहां भी लिखा होता है कि यहां आप इसलिए नहीं लाए गए कि आपसे कोई प्रतिकार, कोई बदला ये लेना है। आपके व्यक्तित्व में जो खराबी है उसको दूर करने के लिए लाया गया है। तो जब आप अपराध करते हो तो राज्य परम पिता होने के नाते आपको दंड देकर आपके व्यक्तित्व के दोष ये दूर करता है, और साथ ही साथ जिसके प्रति अपराध आपने किया है उसको आत्मसंतुष्टि, उसको मानसिक तुष्टि ये भी उपलब्ध कराता है, ताकि समाज में स्थायी तौर पर शांति रहे। क्योंकि अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है और आपका कुछ ना हो तो प्रतिहिंसा उसके मन में जन्मेगी, और उसके मन में जन्म लेने वाली वो प्रतिहिंसा ये समाज के लिए ठीक नहीं होगी। इसलिए दांडिक मामलों में व्यक्ति की ये जो क्षमा करने की शक्ति है इसको बहुत सीमित कर दिया गया, और क्षमा करने की शक्ति आपको बहुत छोटे मामलों में, ठीक है, क्षमा करने की कहें या शमन करने की कहें या समझौता करने की कहें, आपकी उस शक्ति को काफी कम किया गया है, और शक्ति को सिर्फ उन मामलों तक सीमित कर दिया गया जो सीआरपीसी की धारा 320 में दिए गए। हां, राज्य को बृहत्तर हितों को देखते हुए, ठीक है, कुछ शर्तों पर क्षमादान की शक्तियां ये 306 और 307 सीआरपीसी भावी दी हैं। लेकिन वहां जो कंसीडरेशन है वो कंसीडरेशन अलग ढंग के हैं। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्षमादान की शक्ति देना अपराध की दिशा में भी उचित है। अगर दी जा रही तो कुछ गलत नहीं है। 321 इसमें लोक अभियोजक को मामला वापस लेने की शक्ति यह दी गई है, ठीक है, लेकिन लोक अभियोजक में इन द पब्लिक इंटरेस्ट, किसी के भले के लिए नहीं। जब लोक हित में इस प्रकार की चीजें जरूरी हो तब आप देखते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान की, दंडों के लघुकरण की, दंडों के परिहार की, इन सबकी शक्तियां हैं। लेकिन आप व्यवहार में देखो इन शक्तियों का प्रयोग, तो इन शक्तियों के प्रयोग के उदाहरण नगण्य हैं। और अगर कभी पॉलिटिकल कंसीडरेशंस के साथ
कार्यपालिका ने इन शक्तियों का उपयोग किया भी है। तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये शक्तियां जिस उद्देश्य के लिए संबंधित प्राधिकारियों को दी, उन उद्देश्यों को न सिर्फ स्पष्ट किया बल्कि दिशा निर्देश भी दिए कि भविष्य में इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर इन शक्तियों का इस्तेमाल ये किया जाए। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर एक बात स्पष्ट हो जाती है, और सैद्धांतिक तौर पर जो बात स्पष्ट होती है वो ये कि जिसके प्रति दोष है उसे क्षमादान की शक्ति होती है। सैद्धांतिक तौर पर एक बात तय है। तो अभी तक तो हम लोग दांडिक मामलों की बात कर रहे हैं, और दांडिक मामले हमने आपसे कहा था कि जब आप ऐसा गलत करते हैं, ठीक है, जो इतना गलत है कि अगर उसकी इजाजत दी जाए तो स्वयं समाज का अस्तित्व खतरे में ये आ जाएगा, तो फिर आपको दंडित किया जाता है। जब आप उतना गलत नहीं करते जितने जितने गलत के होने से स्वयं समाज का अस्तित्व खतरे में आएगा, लेकिन गलत करते हैं तो दीवानी दोष ये पैदा होता है। मोटा मोटा ये आपको बताया गया था। इसे स्पष्ट करने के लिए हमने आपसे कहा था कि बुखारी भी ये बताता है कि मुसलमान कौन, और अबू हनीफा भी ये बताता है कि मुसलमान कौन। लेकिन अबू हनीफा मिनिमम मुसलमान, जो तौहीद को मानता है, जो हज रोजा नमाज ज़कात करता है और इस पर विश्वास करता है कि ईश्वर एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं, ठीक है, इस पर विश्वास करने वाला मिनिमम मुसलमान, मतलब इतना तो कम से कम आपको मानना ही होगा इफ यू वांट टू बी ए मुस्लिम, ठीक है। इतना न मानने पर तो आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम मुसलमान कौन हो? 5 वक्त की नमाज आप पढ़ते हैं, मिनिमम मुसलमान है। तहज्जुद, इसकी नमाज भी पढ़नी होगी, तब आप मैक्सिमम मुसलमान होंगे। बुखारी मैक्सिमम को परिभाषित करता है, अबू हनीफा मिनिमम को परिभाषित करता है। ऐसे दंड विधि, ये मिनिमम गलत ये आप नहीं करेंगे इसकी अपेक्षा करती है, और जब आप उस मापदंड का पालन ये भी नहीं करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप उस मापदंड का पालन करो लेकिन गलत कर रहे हैं। आप दैनंदिन जीवन में भी कहते हैं कि तुमने तो हद ही कर दी है, तुमने तो इतना गलत किया है कि स्वयं ईश्वर तुम्हें क्षमा करना चाहे, जो करुणा निधान है, वो भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। ईश्वर जिसे करुणा निधान कहा, ठीक है, वो भी क्षमा नहीं कर सकता। तुम इतने नीच निकल गए। लेकिन आप गलत करते तो हम लोग अपनी भाषा को थोड़ी भाषा की टोन को डाउन करते हुए कहते हैं कि भाई किया तो तुमने गलती है। दोनों दशाओं में हमारी जो भाव स्थिति है उसमें फर्क होता है, और जिस ढंग का दायित्व हम गलत करने वाले पर अधिरोपित करना चाहते हैं वो इन दोनों गलतों के अनुपात में अलग अलग होता है। ये बिल्कुल दिखाई देता है। ठीक वही स्थिति यहां है। सैद्धांतिक तौर पर एक बात है कि जिसके प्रति गलत किया जाता है उसे माफ करने की ताकत रहती है। वही उसने कहा, कितने 112 उसने कहा समापरण का अधितजन, ठीक है, वेवर ऑफ फोरफीचर। समापरण किसने किया था? किसको समापरण का हक उद्भूत हुआ था? पट्टाकर्ता को। क्यों? पट्टेदार ने अपनी पट्टेदारी की हैसियत का त्याग किया था और स्वयं पट्टाकर्ता के हित के विरुद्ध, ठीक है, किसी तीसरे व्यक्ति का या तो हित खड़ा कर दिया था और या फिर स्वयं अपना हित खड़ा कर दिया था, या वो दिवालिया न्याय निर्णीत हो गया था, ठीक है। इस प्रकार के दोष 3 प्रकार के हैं।
वहां पर आए थे, तब समर्पण, ठीक है, इसका हक पैदा हो गया था। किसको? पट्टाकर्ता को। यानी पट्टेदार ने दोष किया था पट्टाकर्ता के विरुद्ध, तो सामान्य सिद्धांत लागू होगा, जिसके प्रति दोष है उसे क्षमा करने का हक है। पट्टाकर्ता चाहे तो इस समर्पण का अधित्यजन कर दे, इस समर्पण को ध्यान में ही न लाए और इस प्रकार से कार्य करे मानो कोई समर्पण हुआ ही नहीं। ठीक है, वो सामान्य सिद्धांत जो दांडिक विधियों में भी फॉलो हो रहा है, वो आखिर सिविल मामला जो टीपीए में है, ठीक है, यहां तो सिविल मामले की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सिविल मामला जहां उतना गलत किया भी नहीं गया जितना दांडिक मामले में गलत होता है, तब वो सिद्धांत क्यों ना फॉलो हो, ये बताइए। ठीक है, देयर इज नो जस्टिफिकेशन, ठीक है, कोई औचित्य नहीं है कि 112 जैसा प्रिंसिपल ये न हो। जब दांडिक मामलों तक में हम 320, 321, 306, 307 सीआरपीसी जैसे प्रोविजंस रख रहे हैं, तो आखिर यहां क्यों ना रखें? और जब इस दृष्टिकोण से, इस एस्पेक्ट में आप देखते हैं चीजों को, तो आपको दिखाई देता है कि विधायिका ने अत्यंत बुद्धिमत्ता के साथ 111 के बाद 112 इनेक्ट किया है। इसीलिए कहते हैं विधायिका सर्वाधिक बुद्धिमान है। यद्यपि आप जैसे सोकाल्ड पढ़े लिखे, क्योंकि पढ़े लिखे तो है ही नहीं, ठीक है, पढ़े लिखे होते तब तो बात ही क्या है। जैसे कहते हैं ना, कल हमारे कोई मित्र कह रहे थे कि विज्ञान आप इसलिए पढ़ रहे हो कि नंबर आ जाए, जबकि विज्ञान इसलिए पढ़ना चाहिए कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। ठीक है, आपको, ठीक है, ये मालूम होना चाहिए कि जब आप हाथ ढंग से धोएंगे, 24 सेकंड तक उन्हें आपस में रगड़ेंगे, तब हाथों में मौजूद वायरस के ऊपर जो फैट की परत है वो फटेगी और तब जाकर आपके हाथ साफ हुए वाकई। ठीक है, तभी तो आप निरोग रहेंगे। इस सिद्धांत को आप नंबर लाने के लिए जानेंगे, ये जिंदा रहने के लिए जानना चाहेंगे। आपको इस सिद्धांत को तो जिंदा रहने के लिए जानना चाहिए, और जब आप जिंदा रहने के लिए जानेंगे तो ये हमेशा याद रहेगा, और जब ये हमेशा याद रहेगा तो एग्जाम में भूलने का मतलब ही कहां है। जब आप इसे नंबर लाने के लिए जानेंगे, आप ये जानेंगे ही नहीं कि इस सिद्धांत का हमारे जीवन में ही कोई उपयोग है, तब ये उबाऊ लगेगा। बार बार इस बात को भूलेंगे आप कि वायरस की ऊपर की परत फैट की बनी है, उसके मॉलिक्यूल्स तब तक अलग अलग नहीं हो सकते जब तक उस हाथ रगड़ कर न धोए जाए। ठीक है ना, तो कानून इसलिए नहीं पढ़ना है कि नंबर आ जाए, कानून इसलिए पढ़ना है कि जीवन को रेगुलेट करने के लिए इसकी जरूरत है। नंबर तो बाय प्रोडक्ट है, आएगा ही, वो मुख्य प्रयोजन नहीं हो सकता जिंदगी का। अच्छा, मान लो सेलेक्ट नहीं हुए तो क्या, ठीक है, हम तो सेलेक्ट नहीं हुए, तो जिसने सिलेक्शन लिया उससे कम कानून जानते हैं क्या? ये उससे कम अच्छी स्थिति में आप रिश्वत लेना चाहते हैं तब बात अलग है। आप रिश्वत कमाना चाहते हैं तब तो बात ही अलग है। आप रौब दिखाना चाहते हैं अपने स्टेटस का, तब बात बिल्कुल अलग है। अदरवाइज जिन्होंने सिलेक्शन लिया उन्हें तो 60 साल बाद कोई नमस्ते नहीं करेगा, जिस दिन रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, और हम जिस दिन मरेंगे उससे एक दिन पहले भी लोग, उससे एक क्षण पहले भी नमस्ते करने वाले मिलेंगे। दो को हम नमस्ते करेंगे तो एक हमें भी करेगा। इन्हें तो पहचानने वाले लोग नहीं मिलेंगे।
इसलिए ये मत मान कर चलिए कि जिंदगी में सिलेक्शन कोई बहुत बड़ी, ठीक है लेना चाहिए, अच्छे लोग पदों पर पहुंचे, बढ़िया बात है, लेकिन जिंदगी में सब कुछ यही नहीं है। ठीक है कि सारी जो नैतिकताएं हैं उन सबको किनारे रख दिया जाए सिर्फ सिलेक्शन लेने के लिए, ये ठीक नहीं है। तो आप तो सोकॉल्ड पढ़े लिखे लोग हैं जो ये मानते हैं विधायिका वहां अनपढ़ बैठे हैं। अरे वो जितना पढ़े हैं उतना तो तुम पढ़े ही नहीं, क्योंकि तुमने सिर्फ नकल की है, तुमने इन टेक्स्ट बुकों को याद कर लिया है। उन्होंने जिंदगी से शिक्षा ग्रहण की है। ठीक है, जिन्हें आप अनपढ़ बता रहे हो उन्होंने जिंदगी से शिक्षा ग्रहण की है, और शिक्षा ग्रहण करने का मौलिक तरीका वही है। न्यूटन ने भी उसी जिंदगी से शिक्षा ग्रहण की थी, फैराडे ने भी कोई किताब नहीं पढ़ी थी, एडिसन, जेम्स वॉट, ठीक है, इन सब ने जिंदगी से शिक्षा ग्रहण की। पढ़े लिखे वो है या तुम हो? ठीक है, विचार करना चाहिए। तो विधायिका जो कुछ बनाती है वो चूंकि जीवन के अनुभव इसके आधार पर बनाती है, इसलिए उसमें एक योजना है, और उस योजना को पहचानेंगे तो सब चीजें बड़ी आसान है। 112 में वो कहता है समर्पण का आदित्य जन, हक होना चाहिए पट्टाकर्ता को। समर्पण हुआ है, पट्टेदार ने जो गलती की उसके प्रति की, वो चाहे उस गलती के आधार पर उसे बेदखल कर दे और चाहे तो क्षमा कर दे, इसमें किसी को क्या दिक्कत। इसलिए 112 क्या कहता है, समर्पण द्वारा, समर्पण का आदित्य जन। ठीक है, और मामला नहीं है, केवल समर्पण। 111 में कई सारी कंडीशंस थी जिनके आधार पर पट्टे का समापन हो रहा था, लेकिन नहीं, उसने बात जो की है 112 में वो समर्पण के आदित्य जन की है। उसने कहा कि धारा 111 के खंड 6 के अधीन हुआ समर्पण उस भाटक के प्रतिग्रहण द्वारा जो समर्पण की तिथि से शोध हो गया है, उससे पहले नहीं, समर्पण की तिथि से जो भाटक शोध हो गया है, या ऐसे भाटक के लिए करस्थल द्वारा या पट्टाकर्ता की तरफ से किसी ऐसे अन्य कार्य द्वारा जिससे पट्टे को चालू मानने का उसका आशय दर्शित होता है, अधितक्त हो जाता है। परंतु यह तब जबकि पट्टाकर्ता को यह जानकारी हो कि समर्पण उपगत हो गया है, परंतु यह और कि जहां पट्टेदार को समर्पण के आधार पर बेदखल करने के लिए वाद संस्थित किए जाने के पश्चात भाटक प्रतिग्रहित किया जाता है, वहां प्रतिग्रहण आदित्यजन नहीं है। अब आप इस एस्पेक्ट में, इस परिदृश्य में, इस पस मंजर में जब सारे मामले को देखते हैं तो जो होना चाहिए बस वही तो लिखा है, समर्पण ठीक है उपगत हो गया है। आपको मालूम ही नहीं समर्पण उपगत हो गया, भाई हमें मालूम ही नहीं है कि तुमने हमारे साथ कुछ गलत कर रखा है, तो क्षमा का सवाल ही कहां पैदा होता है। क्षमा का प्रश्न है ये तो तब पैदा होता है ना जब हमें मालूम हो। इसलिए उसने लिखा कि ये जान जाने के बाद कि समर्पण उपगत हो गया है, पट्टाकर्ता ये तो वो भाटक प्रतिग्रहित कर ले जो समर्पण के बाद शोध हुआ है, क्योंकि समर्पण से पहले जो शोध हुआ उसका तो मतलब ही नहीं, उसमें समर्पण था ही नहीं। या करस्थम द्वारा, यानी करस्थम कुर्की नहीं, पट्टेदार के किसी सामान को जब्त करके, इसलिए कि भाटक दे वो, ठीक है ना, तो भी आपका पट्टे को चालू मानने का आशय ये तो दर्शित हो ही रहा। या कोई ऐसा अन्य काम करके, ठीक है, कई बार झगड़ा हो जाता है आपका, तो आप सीधे सीधे बस जैसे झगड़ा हो गया 5 दिन नहीं बोले, छठे दिन जैसे नॉर्मल संबंध थे जैसे बोलते थे वैसे बोलना शुरू कर दिया। कोई फॉर्मल कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ किया उसका प्रभाव कॉम्प्रोमाइज ही है। ठीक है, तो यही होना चाहिए, यही है, इसके अलावा क्या है। ठीक है, फिर उसने, हाँ ये बात ठीक है कि समर्पण के आधार पर वो बेदखल करने के लिए मुकदमा ले आया,
ठीक है, और मुकदमा लाने के बाद मुकदमे के दौरान उसने भाटक प्रतिग्रहित किया तो वो तो करेगा, इसमें वो तो उसका हक ही है। तो इस प्रतिग्रहण, भाटक के प्रतिग्रहण के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि समर्पण अधित्यक्त हो गया है, ये नहीं कहा जा सकता। अदरवाइज तो जो होना चाहिए वही है 111 के बाद। ठीक है, 113 क्या कहता है? छोड़ देने की सूचना का अधित्यजन। आपने देखा था कि दोनों पक्षों में से कोई भी सूचना दे सकता है, ठीक है, पट्टे को समाप्त करने के विषय पर। अब पट्टेदार ने सूचना दे दी कि हम छोड़ रहे हैं। अब सवाल यह कि छोड़ने की सूचना आपने दे दी और उसने कोई काम आपके छोड़ देने की सूचना के आधार पर शुरू कर दिया, तब तो कोई बात ही नहीं भाई, फिर तो मामला विबंध कहा जाएगा, क्योंकि आपके कार्य घोषणा या लोक के आधार पर दूसरे पक्ष ने कुछ किया है या करने से दूसरा पक्ष विरत रहा है, और अब आपको अगर अपनी स्थिति में बदलाव इसे लाने की अनुमति दे दी जाए, तो वह व्यक्ति जिसने आपके कार्य घोषणा या लोक के आधार पर कुछ किया है, करने से विरत जो रहा है, उसकी स्थिति हानिकर हो जाएगी। तो सामने की मांग ये है, इक्विटी की मांग ये है कि आपको ऐसा करने से रोक दिया जाए, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। आपने सूचना दी थी कि हम ये करेंगे, आपने वैसा नहीं किया, तो आपको छोड़ देने की जो सूचना आपने दी थी उसका अधित्यजन करने से आखिर क्यों रोका जाए? देयर इज नो जस्टिफिकेशन। भाई वो छोड़ने की सूचना का अधित्यजन करना चाहता और दूसरे पक्ष को भी कोई ऑब्जेक्शन है नहीं, ठीक है, कानून को क्या दिक्कत है? मामला तो आप दोनों के बीच संविदा का है, हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यही कह रहा है 113 में, कहता है धारा 111 के खंड जा के अधीन दी गई सूचना जिस व्यक्ति को दी गई, आपने देखा था ना, खंड जा कह रहा था 111 का कि पट्टेदार सूचना दे सकता है और सूचना देकर छोड़ सकता है। आप 111 जा पढ़ ले, कहता है पट्टे का पर्यवसान करने या पट्टे पर दी गई संपत्ति को छोड़ देने या छोड़ देने के आशय की एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को सम्यक रूप से दी गई सूचना के आधार पर पट्टे का समापन हो जाता है। सम्यक प्रकार से सूचना दे दी गई। सम्यक एक ऐसा शब्द है जिसे परिस्थितियों में आकलित यह किया जाएगा, जो परिस्थितियां उनमें उस नोटिस को सफिशिएंट नोटिस माना जाए या ना माना जाए, यह तथ्य का प्रश्न होगा। और आप जानते हैं तथ्य के प्रश्नों का समाधान साक्ष्य के आधार पर यह होगा, ठीक है, तो वो देखा जाएगा। अब 111 के खंड जा के अधीन दी गई सूचना जिस व्यक्ति को दी गई थी, उस व्यक्ति की अभिव्यक्त विविक्षित सम्मति से, ये नहीं उसकी सम्मति, क्योंकि तुमने दे दी, उसने आपके द्वारा छोड़ देने की सूचना के आधार पर कोई अन्य काम ये कर दिया, तो अब जब तुम सूचना वापस लेना चाहोगे तो उसकी सम्मति कैसे प्राप्त हो जाएगी तुम्हें? भाई वो तो कुछ और कर चुका है, किसी और को एश्योरेंस दे चुका है कि हम तुम्हें संपत्ति पट्टे पर दे देंगे। अब वो उस करार का उल्लंघन अगर करे जो उसने पट्टे के लिए किया है, अरे भाई जैसे पट्टे का करार तो तुम्हारे साथ है और पट्टे के लिए करार तो उसने दूसरे से कर लिया, जैसे हम लोगों ने देखा था ना, विक्रय के लिए संविदा और विक्रय संविदा, बंधक के लिए संविदा और बंधक की संविदा, पट्टे के लिए संविदा और पट्टे की संविदा, दोनों बातें अलग हैं। पहले प्रकार की जो संविदा है वो किससे शासित होगी? धारा 40 सबसेक्शन 2, ठीक है ना, भूमि के साथ साथ चलने वाली संविदा है ये, वो 40 सबसेक्शन 2 से गवर्न हो रही है। और दूसरी विक्रय बंधक या पट्टे की संविदा है जो क्रमशः 54, 58 और 105 इससे गवर्न हो रही है, ठीक है ना, दोनों बातें अलग अलग हैं, ये एक जैसी बात नहीं है।
तो पट्टे के लिए संविदा जिस व्यक्ति से कर ली उसके प्रति वो तो दायित्व के अधीन आ जाएगा, तो उसकी सम्मति अब तुम्हें कैसे प्राप्त हो जाएगी? तुमने ठीक है सूचना दी, हाँ उसने किसी से नहीं की तो वो विवक्षित सम्मति दे देगा। तो दूसरे व्यक्ति की विवक्षित या अभिव्यक्ति सम्मति से वह उसे देने वाले व्यक्ति के किसी ऐसे कार्य द्वारा जिससे पट्टे को चालू मानने का उसका आशय दर्शित होता है अधित्यक्त हो जाती है। पट्टेदार ने पट्टाकर्ता को सूचना दी छोड़ देने की, पर जिस दिन भाटक ड्यू हुआ उसने भाटक दिया, इनने रख लिया, तो इसका मतलब इनकी विवक्षित सम्मति है और भाटक देने से छोड़ देने की सूचना का अधित्यजन हो चुका है और भाटक प्रतिग्रहित करके इन्होंने भी अपनी विवक्षित सम्मति ये दे दी है। अभिव्यक्त सम्मति वो तो बड़ा स्पष्ट होती है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, दृष्टांत उसने दो दे रखे हैं। का पट्टाकर्ता का पट्टेदार खा को पट्टे पर दी गई संपत्ति को छोड़ देने के लिए सूचना देता है। पट्टाकर्ता अब यहां अंत कर रहा है पट्टे का, सूचना का अवसान हो जाता है। उस भाटक की निविदा जो सूचना के अवसान से संपत्ति मध्य शोध हुआ है खा करता है और का उसे प्रतिग्रहित कर लेता है, निविदान करता है, वो टेंडर करता है जो छोड़ देने की सूचना के पश्चात ड्यू हुआ है और ये प्रतिग्रहित कर लेता है। सूचना अधित्यक्त हो गई है तो दृष्टांत खा पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं। समर्पण इसका अधित्यजन, छोड़ देने की सूचना का अधित्यजन। ठीक है, और 114 कहता है भाटक का संदाय न करने के कारण समर्पण से मुक्ति। भाई भाटक पट्टे की संविदा में ये तो आपको देना ही देना है, ठीक है ना, क्योंकि पट्टे की डेफिनेशन वही कहती है पट्टा संपत्ति के कब्जे और उपभोग के अधिकार का ऐसा अंतरण है, ठीक है ना, जो ऐसे प्रतिफल के बदले जिसे सेवा के रूप में, फसलों के अंश के रूप में, ठीक है, या फिर किसी अन्य मूल्यवान वस्तु इसके रूप में, कालावधीय रूप से या विनिर्दिष्ट अवसरों पर, ठीक है, प्रीमियम या भाटक के तौर पर स्वरूप में, उस स्वरूप में वह अंतरति जो इस अंतरण को इन शर्तों पर प्रतिग्रहित करता है इसके द्वारा अंतरक को दिया जाना है। और इस अंतरति को इस टीपीए की भाषा में पट्टेदार बोला जाता है और अंतरणकर्ता को पट्टाकर्ता। ठीक है, तो ये तो वहां लिखा ही है, यानी पट्टा इसकी संपत्ति के अंतरण के इस प्रारूप में भाटक या प्रीमियम दिया जाना यह पूर्ववर्ती शर्त है। विदाउट इट लीज कैन नॉट बी, ये हो ही नहीं सकती। और आपने बस भाटक या प्रीमियम उसे ही देने में दिक्कत कर दी तो पट्टा तो खत्म हो गया। शुरुआत में तुम भाटक देते रहे, बाद में दिया ही नहीं, तो भाटक न देने के कारण समर्पण, ठीक है, पट्टा समाप्त माना जाएगा। अब पट्टा समाप्त होने का केवल यही कारण है बस कि आप भाटक नहीं देते हैं, इसके अलावा कोई कारण नहीं। इसके अलावा आप पट्टे की सारी शर्तों का पालन कर रहे हैं, जितनी भी शर्तें उसमें लगाई गई, आप कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे वो नहीं कर रहे आप संपत्ति की प्रकृति में बदलाव नहीं करेंगे नहीं कर रहे आप, किसी भी शर्त का कोई वायलेशन नहीं। जो नहीं अनुपालन हो रहा है वो केवल भाटक से संबंधित शर्त, इसका अनुपालन नहीं है। इस वजह से पट्टाकर्ता ने पट्टेदार के विरुद्ध बेदखली का वाद यह सूचित कर दिया। तो एक सीधी सी बात है, यह वाद वाकई इनफैक्ट देखें तो काय बात के लिए, भाटक की प्राप्ति के लिए। इसके अलावा देयर इज नो डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट है ही नहीं दोनों पक्षों के बीच। तो ऐसे क्यों न मान लिया जाए, मानो ये भाटक, ठीक है, भाटक के संदाय की
की गारंटी इसे प्राप्त करने के लिए, ठीक है, संस्थित किया गया है, इसे ऐसे मान लिया गया, तो क्या गलत है? और तो कोई डिस्प्यूट है नहीं, केवल इतना ही है बस, इसके अलावा तो कुछ नहीं। तो एक सीधी सी बात है कि अगर प्रथम सुनवाई के अवसर पर, ये हम लोगों ने देखा था सीपीसी जब पढ़ रहे थे, आदेश 15 आया था, समरी डिस्पोजल तो खैर आदेश 37 में है, ठीक है, समरी डिस्पोजल तो आदेश 37 है, लेकिन प्रथम सुनवाई पर निपटारा, शायद ये टाइटल था आदेश 15 का, ठीक है। तो वहां यूपी में कुछ उसके नियम जोड़े थे उन्होंने, ठीक है, आदेश 15 में, और ये लिखा था कि अगर भाटक की प्राप्ति के लिए वाद है और वह व्यक्ति जो भाटक के संदाय के लिए, ठीक है, आबद्ध है प्रथम सुनवाई के अवसर पर, ठीक है, बकाया भाटक की रकम, और चूंकि इसी की गलती के कारण ही मुकदमा आया है, इसलिए भाटक की बकाया प्लस वह खर्च जो मुकदमा लाने में है इस व्यक्ति का हो गया जिसके प्रति भाटक का संदाय किया जाना है, तो प्रथम सुनवाई पर ही निपटारा किया जा सकता है। यह प्रक्रिया कहां, ठीक है, सिविल मामलों को विनियमित करने के लिए जो प्रक्रिया सीपीसी में दी गई है वहां यह अधिनियमित है, वो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। यहां, ठीक है, सबस्टेंटिव राइट दिया गया है किसको, उस व्यक्ति को जो भाटक की बकाया के कारण पट्टाग्रस्त संपत्ति से बेदखल किए जाने योग्य ये हो गया है, ठीक है। कहता है 114 में, जहां की स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यवसान, यानी ये कंडीशन कहां लागू होगी, जहां की स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यवसान भाटक न देने से समर्पण द्वारा हो गया है, समर्पण हुआ है लेकिन वो अन्य किसी कारण से नहीं हुआ, इस कारण हुआ है क्योंकि आपने भाटक ही नहीं दिया, ठीक है, अन्य कोई बात नहीं है, अन्य बात है तब तो 112, लेकिन भाटक न देने के कारण अगर समर्पण है तो 114। और ये आपको मालूम है कि बड़ी बात में से अगर छोटी बात निकाल दी जाती है तो छोटी बात की दशा में, छोटी बात को विनियमित करने के लिए जिस नियम की रचना कानून में होती है उसी का पालन ये होता है। ये हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के जमाने से देखते चले आ रहे हैं, जब लिस्टों का अर्थान्वयन हम लोग करते थे वहां से ये बात देख रहे थे। उन्होंने कहा इंडस्ट्री स्टेट के पास, उन्होंने कहा डिफेंस इंडस्ट्री सेंट्रल के पास। इंडस्ट्री बड़ा शब्द हुआ, डिफेंस इंडस्ट्री छोटा शब्द हुआ, तो डिफेंस उनके पास रहेगी, इंडस्ट्री इनके पास। ये नहीं कह सकते कि इंडस्ट्री हमारे पास तो डिफेंस भी हम ही लेंगे, नो, ऐसी स्थिति हम लोगों ने यहां भी देखी, ठीक है। तो समर्पण जो कि भाटक न देने के कारण उपगत हुआ है उसके संबंध में 114 कहता पट्टा का, जहां की स्थावर संपत्ति के पट्टे का परिवसान भाटक न देने के कारण, न देने से समर्पण द्वारा हो गया है, पट्टाकर्ता पट्टेदार को बेदखल करने के लिए वाद लाता है, वहां यदि वाद की सुनवाई में, अब ये प्रोसीजरल जो एस्पेक्ट है वहां कहता है प्रथम सुनवाई पर, ठीक है, वहां यदि वाद की सुनवाई में पट्टेदार पट्टाकर्ता को बकाया भाटक, ठीक है ना, क्या क्या बकाया भाटक, उस पर ब्याज सहित और वाद के उसके पूरे खर्चे ये दे देता है, यानी बकाया भाटक प्लस ब्याज भाटक का और वाद के खर्चे ये दे देता है, या निविदत्त कर देता है, यानी टेंडर भी कर दे तो भले ही वो न ले, या ऐसी प्रतिभूति दे देता है जिससे न्यायालय ऐसा संदाय 15 दिन में किए जाने के लिए पर्याप्त समझता है। न्यायालय अपनी तरफ से 15 दिन का समय भी दे सकता है यदि ये न्यायालय की संतुष्टि की प्रतिभूति दें, गारंटी दें कि 15 दिन बाद ये संदाय कर देंगे, किसका किसका, ब्याज का, भाटक का और खर्चों का, ठीक है। तो न्यायालय बेदखली के लिए डिग्री देने के बदले पट्टेदार को समर्पण से मुक्ति का आदेश दे सकेगा कहा, न्यायालय के पास विकल्प होगा कि चाहे तो बेदखली का आदेश दे दे और चाहे बेदखली के बजाय समर्पण से मुक्ति का दे दे।
फिर भी मैंडेटरी लैंग्वेज नहीं हुई है, ठीक है, दे सकेगा। और तदुपरि पट्टाकृत संपत्ति को ऐसे धारित करेगा मानो समर्पण हुआ ही नहीं था। और अगर समर्पण से मुक्ति मिल गई तो एक लीगल फिक्शन हेनरी मैन की भाषा में क्रिएट किया गया, फिर ऐसे माना जाएगा मानो समर्पण से मुक्ति हो गई, ऐसे मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 114। अब आप देखें 112 में समर्पण से मुक्ति, 114 में भाटक न देने पर समर्पण से मुक्ति, ठीक है ना। 113 में छोड़ देने की सूचना, उसका आदित्य जन्म। और 114 क्या कहता है, अन्य दशाओं में मुक्ति। अन्य दशाओं में मुक्ति कब कब हो जाएगी, किसकी? पट्टेदार की। आप पट्टे की शर्तों का वायलेशन कर रहे हैं, ठीक है, और इसके कारण से पट्टाकर्ता पट्टे को समाप्त करना चाहता है, ठीक है। तो एक या पट्टेदार के प्रति पट्टाकर्ता के जो दायित्व है, अरे भाई मकान को या जिस संपत्ति को आपने पट्टे पर दिया, वह संपत्ति जिस प्रयोजन के लिए पट्टे पर दी गई, उस प्रयोजन के लिए उस संपत्ति का उपभोग ये अगर हो ही ना पाए तो फिर पट्टे का मतलब क्या बचा? हमने मकान आपको पट्टे पर दिया, गिर रहा है मकान, मकान काहे के लिए लेता है व्यक्ति? मौसम इससे बचाव के लिए, भाई सर्दी गर्मी बरसात, इससे उसका बचाव हो सके, उसका और उसकी संपत्ति का, इसी के लिए तो उसने मकान किराए पर लिया, वो चू रहा है। मौसम की मार से न तो पट्टेदार और न उसकी संपत्ति कुछ नहीं बच रही, तो पट्टाकर्ता का ये तो दायित्व है कि संपत्ति को उस अवस्था में रखे जिस अवस्था में पट्टे का प्रयोजन जिसके लिए वो पट्टे पर ली गई पूरा होता रहे। यह पट्टेदार उसका ये दायित्व, ये कर्तव्य, ये तो है, ठीक है, कि वो उन शर्तों का पालन करता रहे जिससे पट्टाग्रस्त संपत्ति ये सुरक्षित बनी रहे। आप उसमें कीले गाड़ उसे गिराओ तो ना। तो अगर ऐसी शर्तों का वायलेशन हो रहा है जिनके आधार पर पट्टे का समर्पण हो सकता है, तो पट्टे की शर्तों की जिस शर्त का वायलेशन हो रहा, उस शर्त की आपूर्ति जिस पक्षकार को करनी है, उस पक्षकार पर एक लिखित सूचना ये तामील की जानी चाहिए कि आप उस शर्त का पालन करिए, और जब वह उस शर्त का पालन करने में फिर भी असफल रहे तब फिर समर्पण उपगत होगा, ठीक है। कहते हैं ना कि कम से कम हमें बताते तो, आप दैनंदिन जीवन में तो कहते हैं कि भाई अगर ऐसा हो गया था तो एक बार हमें बताते तो हम उपचार न करते, फिर आप चाहे जो कुछ करते। लेकिन एट द वेरी फर्स्ट यू मस्ट सप्लाई द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, ठीक है, जो कुछ विच इज एलिज्ड बाय यू एज अ रॉन्ग, जिसे आपके द्वारा गलत के रूप में कथित किया गया है, उसकी सूचना ये तो कम से कम एक बार देते हैं। ये हम लोग सामान्य जीवन में कहते हैं, वही यहां लिखा है। और क्या लिखा है देखें, क्या कहता है, जहां की स्थावर संपत्ति के किसी पट्टे का पर्यवसान किसी ऐसी अभिव्यक्त शर्त के भंग के कारण समर्पण द्वारा हो गया है, यानी 114 ए भी समर्पण की ही बात कर रही है, ठीक है ना। यानी गलती हुई है, शर्त लगी हुई थी कि शर्त का पालन आप करेंगे, उस शर्त का पालन आपने नहीं किया, आपने दूसरे का हक खड़ा किया, आपने भाटक नहीं दिया, ठीक है ना, तो समर्पण उपगत हुआ।
जहां की इस स्थावर संपत्ति के किसी पट्टे का पर्यवसान किसी ऐसी अभिव्यक्त शर्त के भंग के कारण समर्पण द्वारा हो गया है जो यह उपबंधित करती है कि उसके भंग पर पट्टाकर्ता पुनः प्रवेश कर सकेगा। यानी 114 ए जो राइट देती है वो सिर्फ पट्टाकर्ता को दे रही, पट्टेदार को नहीं दे रही, क्योंकि समर्पण पट्टाकर्ता ही समर्पण का उसे ही हक है। और लिखा भी है क्लियरली लिख रहा है कि जहां की स्थावर संपत्ति के किसी पट्टे का पर्यवसान किसी ऐसी अभिव्यक्त शर्त के भंग के कारण समर्पण द्वारा हो गया है जो यह उपबंधित करती है कि उसके भंग पर पट्टाकर्ता पुनः प्रवेश कर सकेगा, वहां बेदखली के लिए कोई वाद तब तक न होगा जब तक कि और यदि पट्टाकर्ता ने पट्टेदार पर एडिशनली यू मस्ट फॉलो इफ यू वांट टू इंस्टीट्यूट ए civil suit for the eviction of, ठीक है, leasing on the basis of section 112, then you must supply the information intended by section 114A, ठीक है। without supply of that information you can't institute such type of suit। ये आपको करना ही करना है। कहता है जहां की स्थावर संपत्ति के किसी पट्टे का पर्यवसान किसी ऐसी अभिव्यक्त शर्त के भंग के कारण समर्पण द्वारा हो गया है जो यह उपबंधित करती है कि उसके भंग पर पट्टाकर्ता पुनः प्रवेश कर सकेगा, वहां बेदखली के लिए कोई वाद तब तक न होगा जब तक कि और यदि पट्टाकर्ता ने पट्टेदार पर परिवादित विशिष्ट भंग का विनिर्देश करने वाली तथा उसने कंजंक्शन लगाया, इसका मतलब दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, 1 और 2 का और खा दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए कि ऐसे परिवादित भंग, परिवादित की अंग्रेजी क्या, कंप्लेंट, उस भंग जिसकी कंप्लेंट आप कर रहे हो, कंप्लेंट ब्रीच, ठीक है, इसको स्पेसिफाई करने वाली सूचना तथा यदि भंग उपचार योग्य है तो उस भंग का उपचार करने की पट्टेदार से अपेक्षा करने वाली लिखित सूचना, इसकी तामील न कर दी हो, और यदि वह भंग उपचार योग्य है तो पट्टेदार उसका उपचार सूचना की तामील की तारीख से युक्त समय के भीतर करने में असफल न रहा हो। यानी मिनिमम भंग उपचार योग्य है या उपचार योग्य नहीं है, दोनों दशाओं में आपको भंग का विनिर्देश करने वाली सूचना ये तो तामील करनी ही करनी है, वो उपचार योग्य है या उपचार योग्य नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। भंग का विनिर्देश करने वाली सूचना ये तो देनी ही देनी है। हां, अगर भंग उपचार योग्य भी है तब दूसरी बात भी आएगी कि अगर उस भंग का उपचार ये पट्टेदार ने कर दिया तो भी, ठीक है। अब समर्पण के लिए, समर्पण के आधार पर पट्टेदार को बेदखल करने के लिए मुकदमा नहीं आएगा, उपचार योग्य नहीं तब तो आएगा ही आएगा, लेकिन उपचार योग्य अगर है, ठीक है, तो फिर केवल सूचना का विनिर्देश करने मात्र से पट्टेदार को बेदखल करने के लिए मुकदमा आ जाए ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपको उस समय तक इंतजार करना होगा जो एक युक्त समय है, काहे के लिए, उस उपचार का, उस भंग का उपचार करने के लिए, और वो समय युक्त ये भी बीत जाए और पट्टेदार उस भंग का उपचार न करे तो फिर समर्पण उपगत होगा और समर्पण के आधार पर बेदखली का मुकदमा आएगा। तो ये 114 ए और कहता है इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसी अभिव्यक्त शर्त को जो पट्टे पर दी गई संपत्ति के समनुदेशन, उपपट्टाकरण, कब्जा विलगन या व्यन के विरुद्ध है अथवा भाटक के अंशदाय की दशा में समर्पण से संबंधित किसी अभिव्यक्त शर्त को लागू नहीं होगी। यानी अगर पट्टाकर्ता पट्टेदार ने परस्पर यह संविदा कर रखी है कि पट्टेदार को उप पट्टेदार रखने का हक होगा, अरे भाई जब तुमने संविदा कर रखी फिर क्या बात है,
हां, संविदा कर रखी कि आप अपने को प्राप्त हित का अंतरण किसी को नहीं करेंगे, यानी वो पट्टेदार नहीं रखेंगे, अब नहीं रखेंगे। आप अपने अलावा किसी और को कब्जे में नहीं रखेंगे, यानी ये नहीं कि दुनिया भर आओ रहो आके हमारे यहां, हम तो किराया दे ही रहे, नहीं थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मकान पर अतिरिक्त बोझ ये तो नहीं डाल सकते आप। ठीक है, आपने 2 लोगों के लिए किराए पर लिया तो 2 ही लोग रहेंगे, 3 लोग क्यों रहेंगे? और 2 लोग वही रहेंगे जिन्हें रखने की अनुमति दी गई थी, ये नहीं कि कोई 2 लोग रहेंगे। नो, क्योंकि आखिर संपत्ति हमारी प्राइवेट चीज है। ठीक है ना, तो कहता है लेकिन अगर ऐसी कोई शर्तें नहीं लगी कि आपका उपट्टाकरण, कब्जा विलगन या वैन के विरुद्ध ऐसी कोई अभिव्यक्त शर्त नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अथवा भाटक के अंशदाय की दशा में यह भी शर्त नहीं लगी हुई कि पाटली अगर हम किराया देते हैं तो भी समर्पण हो जाएगा, ऐसी भी कोई अभिव्यक्त शर्त नहीं लगी, तो इन बातों के आधार पर समर्पण उपगत हुआ यह नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो माना नहीं भी जाना चाहिए जब आपने पट्टेदार की नियुक्ति रोकी ही नहीं, जब आपने कब्जे का बयान या विलगन ये रोका ही नहीं, जब आपने पाटली, ठीक है, किराया न देने की बात अभिव्यक्त रूप से मना ही नहीं की, तो फिर उसके आधार पर समर्पण क्यों उपगत हो जाए? ठीक है ना, तो 112 समर्पण से मुक्ति, 113 छोड़ देने की सूचना का अधित्यजन, ठीक है, 114 जब समर्पण उपगत हुआ भाटक का संदाय न करने पर, और 114A अन्य अभिव्यक्त शर्तों की या अभिव्यक्त शर्तों की मुक्ति की दशा में पहले आप सूचना देंगे, उससे अपेक्षा करेंगे कि यदि भंग उपचार योग्य है तो उपचार करे, जब कुछ नहीं तब समर्पण उपगत होगा और उसके आधार पर बेदखली का मुकदमा यह आएगा। कहीं कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन सिस्टम से याद करेंगे तो कठिनाई नहीं है। उस ढंग से याद करेंगे जिस ढंग से विधायी योजना के अंतर्गत विधायिका के द्वारा इसको अधिनियमित किया गया, तब कठिनाई नहीं। अन्यथा तो है ही, ये इस समय याद हो जाएगा, एग्जाम तो भूल जाएंगे। अब 115 कहता है कि अगर समर्पण जो उपगत हुआ है, पट्टेदार को हक था कि वह उप पट्टेदार रख सकता था, क्योंकि पट्टे की संविदा में कोई अभिव्यक्त शर्त उप पट्टेदार की नियुक्ति न करने के संबंध में नहीं लगाई गई थी। इसका मतलब पट्टेदार उप पट्टेदार रख सकता था, और पट्टेदार ने उप पट्टेदार रख लिया, लेकिन समर्पण उपगत हो गया पट्टेदार का, और 114A के अंतर्गत उस समर्पण का या 114 में उस समर्पण का कोई इलाज ये भी नहीं हुआ, यानी बेदखल हो जाएगा आप तो। ठीक है, पट्टेदार, और पट्टेदार बेदखल कर दिया गया। पट्टेदार बेदखल कौन करेगा? पट्टाकर्ता। यद्यपि हमने तुम्हें बेदखल किया, इतना ही कहेगा वो, चाहे लिखकर लिखित सूचना के द्वारा इतना ही कहेगा, और इसके बाद जरूरी नहीं कि पट्टेदार उसका मकान छोड़कर ही चला जाए, जा भी सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि इतना ही भला आदमी होता तो समर्पण उपगत ही काहे होता, या उपगत हो भी गया होता तो 114A में उपचार योग्य होता। ठीक है, तो संभावना इसी बात की अधिक है कि वो जाएगा नहीं, और जब जाएगा नहीं तो फिर कैसे निकाला जाएगा? सेक्शन 5 ये सारे, ठीक है ना। फिर बेदखल करने के लिए बाद ये आएगा, लेकिन बेदखल करना तो हक पट्टाकर्ता का ही है, बेदखल तो वही करेगा, और ये डिफेंस भी होता है वहां कचहरी में कि साहब इनने में बेदखल कब किया, मुकदमा ले आए ये सीधे सीधे, ये दिखाएं, वो नोटिस दिखाएं जिससे इनने में बेदखल किया। अरे भाई पहले तो बेदखल करोगे, पहले पट्टा खत्म हुआ ये तो आना चाहिए कि मुकदमा ले आओगे सीधे। ठीक है, कहते कि साहब ये तो किया ही नहीं इन्होंने, मुकदमा प्रीमैच्योर है, पहले ये हमें बेदखल करे ना, तो पहले हमारा नोटिस देके मेरी पट्टेदारी खत्म तो करें, उसके बाद फिर लाएं। ये भी एक डिफेंस रहता है। ठीक है, तो वो एक अलग बात है। अब क्या हो रहा? समर्पण उपगत हो गया, पट्टेदार ने
उपट्टा ये भी दे रखा था। ठीक है, तो उपट्टा जैसे ही उसने दिया, ठीक है, तो वास्तव में तो जो उपट्टेदार है वो पट्टाकर्ता का ही पट्टेदार है। वास्तव में उसे मिला जरूर पट्टेदार से, लेकिन अगर इनफैक्ट देखें तो वो उपट्टेदार पट्टाकर्ता इसी का पट्टेदार है। अब यह भी हो सकता है कि उपपट्टेदार को निकालना चाहते हैं, इसलिए पट्टाकर्ता और पट्टेदार इसने परस्पर विरोधी संधि कर ली और जानबूझकर समर्पण उपगत हो जाने दिया। यह भी हो सकता है। तो दोनों दशाओं के लिए इलाज ये दिया 115 में। अच्छा, यह भी हो सकता है कि समर्पण उपगत न हो, बल्कि पट्टेदार अभ्यर्पण सरेंडर भी तो हो सकता है भाई। 111 में सरेंडर भी तो पट्टे का हो सकता है, सरेंडर कर दे और इस पट्टेदार ने उप पट्टेदार को नियुक्त ये कर रखा। दो बातें हो सकती, सरेंडर कर दे या समर्पण उपगत हो जाए। तो दोनों दशाओं का इलाज 115 में दिया। अगर सरेंडर करता है पट्टेदार तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तुम सरेंडर कर रहे हो, कर दो। तुमने जो उप पट्टेदार नियुक्त किया था उन्हीं शर्तों पर जिन पर तुम्हारी पट्टेदारी थी, ठीक है, यह जरूरी है, उन्हीं शर्तों पर आप उप पट्टेदार नियुक्त करेंगे जिन शर्तों पर तुम्हारी पट्टेदारी है। नहीं तो तुम पट्टाकर्ता को परेशान करने के लिए खुद तो 2000 रुपए किराया देते हो, अपने आप सरेंडर कर दो, उसे 2 रुपए में रख के चले जाओगे। ये नहीं, उन्हीं शर्तों पर जिस शर्त पर तुम्हारी किराएदारी है। किराएदारी मीनिंग क्योंकि किराएदारी भी पट्टेदारी का ही एक स्वरूप है, इसलिए मुंह से निकल रहा है, अन्यथा पट्टेदारी, क्योंकि किराएदारी सामान्य तौर पर जो जानी जाती है वो पट्टे का एक विशिष्ट प्रारूप है जिसे शासित करने के लिए अलग से अधिनियम बनते हैं, जैसे रेंट एंड कंट्रोल एक्ट आपको बताया गया है। पट्टे के भी विशेष प्रवर्ग, ठीक है, उनको शासित करने के लिए एससीसी लघुवाद न्यायालय उनके द्वारा संज्ञान लिया जाता, वो भी स्पेशल एक्ट से अलग कर दिया गया है। हां, ऐसे पट्टे जो ना रेंट एंड कंट्रोल एक्ट से शासित होते हैं और ऐसे पट्टे जो ना लघुवाद न्यायालय द्वारा संज्ञान के योग्य हैं, उनके बारे में टीपीए और सीपीसी यही लागू होगी। ठीक है, तो आपने क्या किया, उन्हीं शर्तों पर एक उपट्टा ये दे दिया और खुद का पट्टा सरेंडर कर दिया। तो क्या उपट्टा भी सरेंडर मान लिया जाए? वो दिया तो तुमने है, ठीक है, दिया तो तुमने है। तो 115 कहती नहीं, अगर सरेंडर है, ठीक है, अगर सरेंडर है, ठीक है, तो देख ले 115 क्या कहता है, स्थावर संपत्ति के पट्टे के अभिव्यक्त या विविक्षित अभ्यर्पण का प्रतिकूल प्रभाव संपत्ति के या उसके किसी भाग के ऐसे उपट्टे पर नहीं पड़ता जो पट्टेदार द्वारा उन निबंधनों और शर्तों पर पहले ही अनुदत्त कर दिया गया है जो भाटक की रकम के बारे में के सिवाय सारता हुई हैं जो मूल पट्टे की हैं। किंतु जब तक कि अभ्यर्पण नया पट्टा अभिप्राप्त करने के प्रयोजन से न किया जाए, उप पट्टेदार द्वारा देय भाटक और उससे आबद्ध करने वाली संविदाएं क्रमशः पट्टाकर्ता को दे और उसके द्वारा प्रवर्तनीय रहेंगी। ठीक है, क्या कह रहा है कि अरे भाई आप उप पट्टा दोगे तो पूरी संपत्ति का तो दे नहीं दोगे, कुछ में तो खुद भी रहोगे। आपने मकान पूरा पट्टे पे ले रखा है, उसके 2 ही कमरे आपके यूज में आते हैं, इनफैक्ट 3 कमरे हैं, आपने एक कमरा उप पट्टे पे दिया, पूरा मकान तो दे नहीं दोगे। अब जब एक मकान का एक हिस्सा आप पट्टे पर दोगे तो सारता किराए की रकम तो आपसे तो कमी होगी उसकी। ठीक है, तो सवाल यह कि आप वो पट्टा उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर दोगे जिन निबंधनों और शर्तों पर आपने पट्टा धारण कर रखा है, लेकिन भाटक की रकम डिफरेंट होगी। भाटक की रकम में के सिवाय अन्य शर्तें सारता वे ही होनी चाहिए जो आपके पट्टे की, यानी भाटक की रकम तुम 1 तारीख को देते हो वो भी 1 तारीख को देगा, बिजली का बिल तुम अलग से देते हो वो भी अलग से देगा,
सफाई का खर्च आप देते हैं, वो भी देगा, अन्य शर्तें वही हैं। भाटक की रकम सारता कम होनी ही चाहिए, वही रहेगी। तो कटा अगर सरेंडर हुआ पट्टे का, तो वो पट्टा जिन शर्तों से शासित हो रहा है, भाटक की रकम में के सिवाय, ठीक है, उन शर्तों से शासित होता रहेगा। और वे सब संविधाएं और वे सब शर्तें जो अब तक पट्टेदार द्वारा प्रवर्तनीय थी, लेकिन अब तो उसने सरेंडर कर दिया, तो वह क्रमशः पट्टाकर्ता द्वारा प्रवर्तनीय मानी जाएंगी। यानी वो पट्टेदार के हित का अवसान नहीं होगा। तुम्हें सरेंडर करना है, तुम कर दो, ठीक है। हां, अगर पट्टेदार ने नया पट्टा अभिप्राप्त करने के दृष्टिकोण से सरेंडर किया है, जैसे पहला पट्टा उसका 2 साल का है, अब की वो 20 साल का लेना चाहता है, दोनों में सहमति भी है पट्टाकर्ता पट्टेदार में, और इसलिए उसने सरेंडर किया 20 साल का पट्टा ले सके, तो फिर पट्टेदार के प्रति ही वे संविधाएं और सारी चीजें प्रवर्तनीय रहेंगी जो पट्टेदार को शासित करती हैं। क्योंकि अब तो फिर से वो आने वाला है, भाई सरेंडर उसने किया है सिर्फ इसलिए ना कि नया पट्टा ले ले, तब उसी के, अन्यथा पट्टाकर्ता द्वारा। यानी सरेंडर का कोई प्रभाव ये उप पट्टे पर नहीं पड़ेगा सरेंडर का। लेकिन समर्पण अगर हुआ है, यानी पट्टेदार का हित अगर समर्पित हो गया, तो उप पट्टा भी खत्म माना जाएगा, केवल एक दशा में खत्म नहीं माना जाएगा, जबकि समर्पण पट्टाकर्ता और पट्टेदार के बीच दुर्विसंधि का परिणाम है, और फिर पट्टेदार को बेदखल कर दिया जाए। इसलिए दोनों लोगों ने समर्पण कर लिया कि वो तो बेदखल हो ही जाएगा समर्पण होते ही, और बाद में तुम पट्टेदार को फिर से रख लो, ये नहीं चलेगा, ठीक है। यही उसने सेकंड पैरा में कहा कि ऐसे पट्टे का समर्पण ऐसे सब पट्टे को वहां के सिवाय बातिल कर देता है जहां कि ऐसा समर्पण पट्टाकर्ता द्वारा उप पट्टेदार को कपट वंचित करने के लिए उपात्त किया गया है, या जहां की समर्पण से मुक्ति धारा 114 के अधीन अनुदत्त हो गई है। जब 114 में पट्टेदार को समर्पण से मुक्ति मिल गई भाटक न देने के कारण, तो 114 ही है, 144 हो ही नहीं सकता, 144 तो सेक्शन ही नहीं है सीपीएम, 137 तो सेक्शन है, ठीक है। तो 114 में समर्पण से अगर पट्टेदार को मुक्ति मिल गई तो पट्टेदार को भी मिलेगी, अगर समर्पण से मुक्ति नहीं मिली तो पट्टेदार का हित बातिल। लेकिन उस दशा में नहीं, जबकि दोनों ने दुर्विसंधि ये कर रखी है और अभ्यर्पण का कोई प्रभाव नहीं, तब सारे पट्टे उप पट्टेदार और पट्टाकर्ता के बीच हुए मान लिए जाएंगे। हां, अगर पट्टेदार नया पट्टा अभिप्राप्त करने के दृष्टिकोण से सरेंडर कर रहा है, तो फिर पट्टेदार के प्रति ये सारी संविधाएं प्रवर्तनीय मानी जाएंगी। ये 115 तक हो गया। ईश्वर ने चाहा तो अब सिर्फ एक दिन पट्टा खत्म होने में लगना चाहिए, मुझे लगता है कि अगली क्लास में खत्म हो जाए।